नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ भाग 33 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन हम कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने देखा गांधी जी का जो आगमन होता है उत्तराखंड में और अन्य संबंधित घटनाओं को देखा था। आज के टॉपिक में देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यानी कि उत्तराखंड में जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं को भी एक विशेष भूमिका रही थी। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका के लिए सबसे पहले जनवरी 1931 में क्या होता है आपका, जनवरी 1931 में आपका बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, कुमाऊं महिला सम्मेलन इसको बोला गया। क्वेश्चन बनेगा, वर्ष केवल याद रखें आप, ये 1931 में हुआ था कुमाऊं महिला सम्मेलन। इसमें क्या हुआ, विदेशी कपड़े या जो अन्य चीजें थी उसका बहिष्कार किया गया और साथ ही जो हमारा खादी था देश का, स्वदेशी चीजें थी, उनका प्रमोशन किया गया। ठीक है, और उसके अलावा देखिए जो यहाँ पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था इस महिला सम्मेलन में, इसका जो बहिष्कार कर रहे थे उसका नेतृत्व कौन कर रही थी, कुंती वर्मा। ठीक है, कुंती वर्मा जो है भाई बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बागेश्वर महिला सम्मेलन में विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की या अन्य चीजों की बहिष्कार या जो उसमें जलाया गया उनको, तो उसके लिए नेतृत्वकर्ता कौन थी, कुंती वर्मा जी थी। क्लियर। अब देखिए इस महिला आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया भैया कि कुंती वर्मा के लिए एक फरमान जारी कर दिया गया कि भैया कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। ठीक है, और बाकी कुंती वर्मा के साथ इस जगह पे कौन कौन महिलाएं थी, मंगला वर्मा थी, जीवंती देवी थी, भागीरथी देवी थी, पद्मा देवी थी, धनी देवी थी। तो ये सभी महिला सम्मेलन में शामिल थी, जहां पर भैया आपका नमक सत्याग्रह वगैरह को भी इन्होंने प्रमोट किया था और बहुत अन्य जो घटनाएं हो रही थी सभी में ये लोग संलग्न रहे थे। इसलिए क्या हुआ कि कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। कुंती वर्मा जी का जन्म हुआ था 1906 अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में पैदा हुई थी कुंती वर्मा जी, महत्वपूर्ण है। नमक सत्याग्रह के समय क्या होता है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में झंडा फहराया गया था। जब नमक सत्याग्रह चल रहा था उसमें क्वेश्चन बनता है कई बार, अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा किसके नेतृत्व में फहराया गया था। तो उस समय ये झंडा फहराया गया था बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सभी एक साथ यूनाइट रहती थी आपकी, बिस्नी देवी शाह हो गई, कुंती वर्मा जी हो गई, जीवंती वर्मा, मंगला वर्मा, रेवती वर्मा। ठीक है, तो रेवती वर्मा का भी नाम आप याद रखेंगे। जब झंडा फहरा रहे थे तो इसमें कौन कौन थे, क्वेश्चन बनता है ये, इनमें से कौन नहीं था या कौन था। इसमें कुंती वर्मा भी शामिल थी। कुंती वर्मा के अलावा इसमें आपका जीवंती वर्मा भी थी। जीवंती वर्मा के अलावा इसमें रेवती देवी और रेवती वर्मा भी थी। ठीक है, मंगला वर्मा भी थी इसमें। तो ये महिलाएं थी जिन्होंने अल्मोड़ा नगर पालिका भवन के ऊपर ब्रिटिश झंडे की जगह हमारा जो झंडा था उसमें उसको फहराया था। क्लियर, तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए उसके आगे बढ़ते तो एक हमारी विदेशी व्यक्तित्व की महिला थी जिनका नाम था सरला बहन। सरला बहन भी जो थी हमारी स्वाधीनता आंदोलन में संलग्न थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सरला बहन, ऐसा नहीं था कि ये विदेशी थी तो केवल यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही थी आपका वेस्टर्न कल्चर का, ऐसा नहीं था। ये यहाँ पे एक स्वाधीनता संग्राम आंदोलनकारी की तरह काम कर रही थी। और ये आपका सरला बहन किसकी शिष्या थी, महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जी की ये अनुयायी थी या शिष्या थी। सरला बहन का जो वास्तविक नाम था वो था कैथरीन हेलीमन। कैथरीन हेलीमन। ठीक है, कैथरीन हेलीमन इनका क्या था, वास्तविक नाम था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने कौसानी में 1945 के आसपास क्या किया था, एक लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। लक्ष्मी आश्रम, ठीक है, लक्ष्मी आश्रम, महिलाओं को सशक्त करने के लिए लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया गया था कौसानी उस समय, ध्यान रखेंगे। और वहां की लोकल जो महिलाएं थी कताई बुनाई के साथ साथ इन्होंने लोकल जो महिलाएं थी उनको स्वाधीनता आंदोलन के लिए भी तैयार करने का काम किया था कैथरीन हेलीमन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, सरला बहन का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन आ जाता है। 1901 में इनका जन्म हुआ था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इनका जन्म हुआ था, ब्रिटेन में, ध्यान रखेंगे। 1932 में ये भारत आई थी और गांधी जी की शिष्या बन गई उसके बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ऐसे पिथौरागढ़ में भी एक महिला थी जिन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, तुलसी देवी। तुलसी देवी जी ने जो लोकल की महिलाएं थी उनको एक नारा दिया था, रो मत आगे बढ़ो। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रो मत आगे बढ़ो, ये नारा किसने दिया था। ठीक है, तो ये तुलसी देवी जी ने दिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है, अच्छे से याद रखेंगे। तुलसी देवी जी का जन्म हुआ था 1904 अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ में इनका विवाह हुआ था उसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा।
इसके अलावा देखिए आपका तुलसी देवी जी ने 1948 में एक पत्रिका भी निकाली थी, महिला जागृति करके एक पत्रिका इनके द्वारा ही लाई गई थी, महिला जागृति नामक पत्रिका। ठीक है, हरगोविंद पंत जी के नेतृत्व में बहुत से काम इन्होंने किया था। इसके बाद देखिए आपका लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो महिलाएं और आती हैं जिनका नाम था कमला एवं बसंती, जिन्होंने उत्तराखंड में सर्वोदय का प्रचार किया था। सर्वोदय प्रचार में कमला और बसंती जी थे, ये ध्यान रखेंगे। और गांधी जी की एक और शिष्या थी विदेशी जिसका नाम था आपका मीरा बहन। मीरा बहन ने क्या किया था, महत्वपूर्ण काम, तो मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी। ऋषिकेश में किसकी स्थापना की थी, पशुलोक, पूछता है क्वेश्चन कई बार, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की, मीरा बहन ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मीरा बहन का मूल नाम क्या था, सरला बहन का तो कैथरीन हेलीमन था, तो मीरा बहन का मूल नाम पूछेगा तो इनका मूल नाम था मैडलिन स्लेड। ठीक है, मैडलिन स्लेड, ये इनका मूल नाम था। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, इंग्लैंड में इनका भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये भैया आपका स्वतंत्रता संग्राम में आपका उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान। अभी देखिए बहुत से पॉइंट हैं, लंबा सेशन है बट जितना महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए वही मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे उत्तराखंड में शिल्पकार सुधार आंदोलन। ठीक है, शिल्पकार सुधार आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक आंदोलन ऐसा था, डोला पालकी आंदोलन, जिसकी वजह से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पे भी बैन लगाया था उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में शिल्पकार सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, तो सबसे पहले होती है 1913 से। 1913 में क्या होता है, अल्मोड़ा में क्या होता है आपका शिल्पकार सुधारणी सभा स्थापित होती है। ठीक है, शिल्पकार सुधारणी सभा, हालांकि इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, कुमाऊं में छुआछूत को खत्म करने के उद्देश्य से 1905 में ही एक संस्था जन्म ले चुकी थी, टमटा सुधारणी सभा। टमटा वर्ग था ना, वहां पे बर्तन वगैरह बनाता था। ठीक है, तो टमटा वर्ग जो था इनके नाम से टमटा सुधारणी सभा बनी थी। टमटा सुधारणी सभा 1905 में स्थापित हुआ था। किसके प्रयासों से स्थापित हुई थी, खुशीराम आर्य के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, खुशीराम आर्य जी के प्रयासों से। ठीक है, इनके प्रयासों से ये सभा स्थापित होती है और बाद में 1913 में इसको मॉडिफाई करके शिल्पकार सुधारणी सभा इसका नाम रखा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपका 1911 में जो हमारे मेन लीडर आएंगे दलित उद्धार के उत्तराखंड में, जिनका नाम था हरिप्रसाद टमटा जी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरिप्रसाद टमटा जी ने पहली बार जो दलित वर्ग है उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था, शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हरिप्रसाद टमटा जी को इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि जो दलित वर्ग था उनके लिए बहुत से काम किए इन्होंने, इनको पहाड़ का भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। पहाड़ का अंबेडकर या पहाड़ का भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों बहुत से काम होते हैं। 1920 में नैनीताल में भाई एक आयोजन किया जाता है आपका, ठीक है, खुशीराम आर्य जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर शिल्पकार जनेऊ धारण करते हैं। 1920 में एक सम्मेलन होता है नैनीताल में, जनेऊ धारण करवाई गई थी शिल्पकारों को, और इसके मेन गेस्ट जो थे, चीफ गेस्ट, वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आए थे इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण है, लाला लाजपत राय इस सम्मेलन में आए थे, ये महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद देखिए 1925 का जब वर्ष आता है तो एक वृहत सम्मेलन का आयोजन होता है। एक वृहत मतलब बहुत बड़े लेवल पे शिल्पकार सम्मेलन का आयोजित किया गया था 1925 में, ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा में। कहां पे हुआ था ये, अल्मोड़ा में। क्लियर, जितने पॉइंट भी मैं बता रहा हूं दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं या आप इसको अच्छे से याद रखें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। क्लियर, बाकी देखिए आज आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, यूके ट्रिपल एससी, फॉरेस्टर और अन्य जो भी परीक्षाएं आपकी, वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, जिसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पूछी जानी है, तो इन एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन ये आपका एप्लीकेशन पे पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं, स्क्रॉल हो गया था। ठीक है, तो वृहत सम्मेलन अल्मोड़ा में हुआ 1925 में, और 1929 में जब गांधी जी उत्तराखंड में आते हैं तो वो बोलते हैं एक सभा को संबोधित करते हुए कि ये छुआछूत जो है एक कलंक है, इस धब्बे को धोना हर एक हिंदू का कर्तव्य है। क्वेश्चन बन सकता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हर हिंदू का कर्तव्य है। गांधी जी ने ये स्टेटमेंट किस वर्ष दी थी कुमाऊं में आके, तो 1929 में ये स्टेटमेंट दी थी। गांधी जी के ही प्रयासों से उत्तराखंड में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना होती है। ठीक है,
गांधी जी के प्रयासों से ही उत्तराखंड में भी हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और ऐसे गढ़वाल में भी देखा जाए तो गढ़वाल में जो हमारी महत्वपूर्ण सभा का आयोजन हुआ था उस समय शिल्पकारों के लिए, वो 1935 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता उसमें C.H. चौफिन ने की थी, ध्यान रखेंगे। और गढ़वाल में भी एक शिल्पकार सभा स्थापित होती है उसमें। गढ़वाल में भी एक शिल्पकार सभा स्थापित हुई, कब? 1935 में, 1935 में। इसी दौरान दोस्तों आपका डोला पालकी आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही शिल्पकार सुधार आंदोलन में देखिए मुंशी हरिप्रसाद टमटा जो थे, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, इनके द्वारा भैया आपका एक समाचार पत्र भी निकाला गया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, समता। इन्होंने समता नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है समता। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे, देखिए शिल्पकार आंदोलन काफी जगह इसका सम्मेलन हो रहे थे। लोगों को ये बताया जा रहा था कि छुआछूत या अस्पृश्यता या जो सामाजिक भेदभाव बनाए गए हैं ये हमारी यूनिटी में एज अ बैरियर लग रहे हैं, तो इसको छोड़िए। अभी सब लोगों को एकजुट होकर भारत की आजादी के बारे में सोचना है। ये चीजें घटित हो रही थी, लेकिन इसी बीच दोस्तों क्या हो जाता है आपका उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, डोला पालकी मूवमेंट। इस मूवमेंट का मेन रीजन यह था, डोला पालकी आंदोलन क्या होता था उस समय, समाज में जो थे आपके सवर्ण दूल्हे के समान आपका दलित वर्ग को अधिकार प्राप्त नहीं थे। कहने का मतलब जो सवर्ण दूल्हा था यानी कि उच्च जाति के जो दूल्हे थे वो डोला पालकी में बैठ सकते थे, लेकिन आपका वंचित वर्ग के लोग इसमें नहीं बैठ सकते थे, यानी कि शिल्पकार समुदाय के लोगों को डोली में नहीं बैठने दिया जाता था। तो इसके लिए भैया एक नाम आएगा बहुत बड़ा, जयानंद भारती जी। जयानंद भारती जी ने इसके लिए विरोध प्रकट किया और आंदोलन शुरू किया, डोला पालकी आंदोलन। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जयानंद भारती जी का। जयानंद भारती जी ने इस कुप्रथा के खिलाफ 20 साल तक मुकदमा लड़ा था उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही था हमारा, ठीक है, जिसमें लास्ट में फाइनल डिसीजन आता है किसके पक्ष में, जो हमारे शिल्पकार वर्ग के लोग हैं। यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने बोला भैया डोली में बैठना किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, हर कोई इसमें बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जयानंद भारती जी की जीत होती है और डोला पालकी आंदोलन सफल हो जाता है। इसके पश्चात शिल्पकार जो दूल्हा या दुल्हन होते थे वो भी डोली में बैठने का उनको अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे डोला पालकी आंदोलन को आप लोग, क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया शिल्पकार सुधार आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात भी बहुत सी घटनाएं चल रही थी, बहुत से आंदोलन चल रहे थे उसमें। ये कौन कौन सी कुछ मुख्य घटनाएं थी वो आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, आपका अमन सभा की स्थापना हो जाती है इस बीच में। अमन सभा, अमन सभा की स्थापना कहाँ पे होती है आपके 1930 में होती है, लैंसडाउन में, ठीक है। अब लैंसडाउन में इस अमन सभा की स्थापना का मेन उद्देश्य ये था कि लैंसडाउन की छावनी को बचाना, लोकल कोई भी अगर हमारा मूवमेंट होता है उससे बचाना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिए आपको एक महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है, 6 सितंबर 1932 की। इस दिन क्या हुआ था, पौड़ी में गवर्नर का दरबार लगा था, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और यहाँ पर जयानंद भारती जी ने तिरंगा फहरा दिया। जयानंद भारती जी ने इस सभा में तिरंगा फहराया था। और ध्यान रखेंगे उस समय जो संयुक्त प्रांत का गवर्नर था मैल्कम हेली, तो मैल्कम हेली गो बैक के नारे भी लगाए, ठीक है। किसने लगाए थे, जयानंद भारती जी ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ऐसे नारे उसमें लगे थे, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 1936 में आपका महत्वपूर्ण ईयर है, दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना हो जाती है, बाद में फिर नाम चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। और ऐसे ही आपका 1938 में दिल्ली में एक आपका क्या होता है, पर्वतीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। दिल्ली में पर्वतीय सम्मेलन आयोजित होता है 1938 में, ध्यान रखेंगे। इसमें उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे जी ने, बीडी पांडे, और गढ़वाल से हमारे अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी ने भाग लिया था। श्रीदेव सुमन जी इसमें जाते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमेशा, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर 1936 में क्या होता है, दुगड्डा आते हैं, कौन, दुगड्डा पहुंचते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में, जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए थे, तो 1936 में आते हैं ये, किसके आमंत्रण पे, तो ये निमंत्रण मिलता है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का, ठीक है। ऐसे 1938 में अगले 2 साल बाद 1938 में हमारा
श्रीनगर में जो एक वृहद सम्मेलन हुआ था, श्रीनगर सम्मेलन बोलते हैं जिसको, तो इस सम्मेलन में भी जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, उनके साथ हमारी विजय लक्ष्मी पंडित जी आई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी जी थे, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे, गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना होती है। गढ़वाल जागृत संघ जो कि स्थापित होगा आपका कब, 1939 में, 1939 में आपका गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना की गई। प्रताप सिंह नेगी इसके अध्यक्ष चुने गए, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और पौड़ी में किसान दिवस भी मनाया था गढ़वाल कांग्रेस कमेटी ने, एक किसान दिवस 1 दिसंबर 1939 को, 1 दिसंबर 1939 को गढ़वाल में किसान दिवस मनाया गया गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के प्रयासों से। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना, गांधी जी को गुस्सा आया था जब डोला पाल के आंदोलन के बारे में उन्होंने सुना, तो गांधी जी ने 25 जनवरी 1941 को, 25 जनवरी 1941 को आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चल रहा था उस पर रोक लगा दी, उत्तराखंड में प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटिश गढ़वाल में, क्योंकि वहां पे चल रहा था डोला पाल के आंदोलन। और जो हमारा यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था उत्तराखंड की धरती में 1940 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था डाडा मंडी में। इसके लिए 1940 में एक बैठक का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1941 में भागीरथी देवी जो थी, ये आपकी भागीरथी देवी, ठीक है, भागीरथी देवी जो थी ये पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही थी, महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रही बनी थी, ध्यान रखेंगे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो छूटे थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। टिहरी गढ़वाल में क्या हो रहा था उससे हमें मतलब नहीं। टिहरी में भी 1935 में एक बाल सभा का आयोजन होता है। अमन सभा जो थी, अमन सभा का कोई मतलब नहीं था इस स्वाधीनता आंदोलन से। अमन सभा कुल मिला के कांग्रेस और अंग्रेजों के एक मैच से क्या थी कि प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद भाई क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन भाई देश में शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 से 1942। कहां से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान जो कि कहां स्थित था आपका? ग्वालियर टैंक मैदान आपका उस समय बॉम्बे का रहता था, बॉम्बे, मुंबई। ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ। अब यहाँ पर गांधी जी ने भाई एक आंदोलन में, इस आंदोलन में गांधी जी को लग गया अब कुछ नहीं होने वाला, ये भाई हाथ जोड़ के लाठी टेक के काम नहीं बनने वाला। अब इन अंग्रेजों को धूल चटाते हैं। ठीक है, अब इनको दिखाते हैं कि हिंदुस्तानी में कितना दम है। गांधी जी ने बोला भाई करो या मरो, अब जो करना है करो। ठीक है, करो या मरो बोला था, डू और डाई यहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया। और गांधी जी ने ही यहाँ से नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का भी। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब उत्तराखंड में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या क्या होता है, सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताऊंगा। 1942 में सबसे पहले नैनीताल में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया, एक नेशनल वीक मनाया गया था उसमें। ठीक है, राष्ट्रीय सप्ताह या वीक मनाया गया उसमें। और 1942 में उत्तराखंड के बहुत से प्लेसेस में हड़तालें शुरू हुई, प्रदर्शन शुरू हुए। सबसे पहला इम्पैक्ट देखने को मिला अल्मोड़ा शहर पर, जहां पर विद्यार्थियों ने उसमें ब्रिटिश पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया था। ठीक है, उसमें बोला जाता है कि कुमाऊं कमिश्नर था एक्टन, कुमाऊं कमिश्नर एक्टन था उसमें, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उसके सिर में चोट भी लगी थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपका देघाट में 19 अगस्त 1942 को, 19 अगस्त 1942 को अल्मोड़ा जिले के देघाट में, ठीक है, जनता पे पुलिस ने गोलियां चला दी देघाट में, जिसमें 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। ठीक है, हरिकृष्ण और हीरामणि जी, हरिकृष्ण एवं हीरामणि जी। ठीक है, ये शहीद हो जाते हैं इस घटना में। क्वेश्चन बन जाता है कई बार किस घटना में ये शहीद हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है भाई लहर और ज्यादा फैल जाती है भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, उत्तराखंड से भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति यही होते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 25 अगस्त का दिन आता है, सालम में भैया आपका ब्रिटिश सेना और जनता के बीच में फिर आपका क्या हो जाता है, पंगा हो जाता है। ठीक है, 25 अगस्त 1942 को सालम, ठीक है, सालम क्षेत्र जो अल्मोड़ा का है, तो सालम क्षेत्र में भी आपका क्या होता है, 2 नेकरा होते हैं, टीका सिंह और नरसिंह जी, ये वहां पे शहीद हो जाते हैं। सालम में बहुत अच्छी क्रांति को लीड किया था राम सिंह आजाद जी ने। ठीक है, राम सिंह आजाद जी, ध्यान रखेंगे, राम सिंह आजाद, इसलिए राम सिंह आजाद जो है इनको सालम का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सालम का शेर। क्लियर। और इसके अलावा देखिए आपका आगे फिर क्या होता है, सितंबर का महीना आता है, तो 5 सितंबर 1942,
5 सितंबर 1942 को सालम की तरह अल्मोड़ा का सल्ट, ठीक है, अल्मोड़ा का जो सल्ट है इसको खुमार भी कहा जाता है, खुमार क्षेत्र, खुमार पट्टी। सल्ट क्षेत्र में भी क्या होता है, जनता की सभा चल रही होती है 5,000 लोगों की। वहां पर देखिए रानीखेत तहसील के उसमें एसडीएम पहुंचते हैं जॉनसन। जॉनसन ने यहाँ पर भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें गंगाराम एवं खीमदेव, ये दो भाई यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है, गंगाराम जी और खीमदेव जी किस आंदोलन में, किस घटना में शहीद हो गए थे। तो ये सल्ट की जो घटना हुई थी उसमें शहीद हो गए थे, ठीक है। इसमें देखिए आपका घायल भी हुए थे चूड़ामणि जी और बहादुर सिंह नामक व्यक्ति, जो कि बाद में शहीद होते हैं, ठीक है। वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और जॉनसन इसके लिए उत्तरदायी था, ये भी ध्यान रखना आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे सल्ट की घटना का गांधी जी सुनते हैं तो गांधी जी बोलते हैं यार सल्ट जो है आपका कुमाऊं का बारदोली है। सल्ट को इसलिए कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। बारदोली गुजरात में था ना, जो हमारा आंदोलन का गढ़ रहा, ऐसे ही आपका कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का बारदोली कहा गया गुजरू को, ये भी ध्यान रखना, गढ़वाल का बारदोली गुजरू, कुमाऊं का बारदोली सल्ट क्षेत्र, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। इसलिए आज भी खुमार या सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, शहीद स्मृति दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। आप देखिए लैंसडाउन की तरफ बढ़ते हैं तो लैंसडाउन में क्या हुआ, इसके बाद 19 सितंबर का दिन आया। 19 सितंबर 1942 को लैंसडाउन छावनी पे हमला कर दिया एक बंदे ने, जिनका नाम था छवांग सेनेगी। छवांग भाई ने क्या किया, हमला कर दिया यहाँ पे, ठीक है। छवांग सेनेगी ने 1000 स्वयंसेवकों के साथ यहाँ पे हमला कर दिया, ठीक है। उसके अलावा बात करें, देखिए अक्टूबर 1942 में डाडा मंडी जो था आपका पौड़ी में, तो डाडा मंडी में भी क्या हुआ भैया, आपका आदित्य राम दुधपड़ी जी और मायाराम भगतवाल जो मेन लीडर थे वहां पे नेतृत्व करते, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्लियर। और ऐसे ही दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम देखते हैं चमोली में भी नारायण सिंह ने वन विभाग के विश्राम गृह में आग लगाई, और बहुत सी घटनाएं यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में देखने को मिली थी, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और इसके बाद देखिए आपका लास्ट यहाँ पे रह जाता है आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान क्या रहा, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज आप सभी लोग जानते हैं, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। इसको इंडियन नेशनल आईएनएस कहा जाता है इसको, ठीक है, माफ कीजिएगा आईएनए कहा जाता है इसको, इंडियन नेशनल आर्मी। संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भैया आपका ये सेना स्थापित की थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी जो थे बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे, ठीक है। आप देखेंगे 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक ओडिशा में 23 जनवरी को, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है इनकी स्मृति में, भारत सरकार ने शुरू किया। मात्र 23 साल की उम्र में 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज यूपीएससी की परीक्षा होती है जिससे आईएएस बनते हैं, उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी जो कि आपका लंदन में ही आयोजित होती थी। तो इनके पिता का सपना था कि मेरा बेटा आईसीएस बने, तो इन्होंने ये करके दिखाया था उसमें, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज पास की, बट उसके बाद इन्होंने फिर भी नौकरी नहीं की, और बाद में कांग्रेस से भी जुड़े, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, हरिपुरा अधिवेशन होता है, फिर गांधी जी से कुछ मतभेद होते हैं, और फाइनली ये फिर हमारा 1939 में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं। फिर देश में देखिए आपका वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं बोस जी को अपॉर्चुनिटी लगती है कि यार देश आजाद हो सकता है अगर एक अच्छी खासी सेना संगठित की जाए। जापान वगैरह जाते हैं और अन्य देशों में जाते हैं तो वहां से सहयोग लेते हैं। फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है, ठीक है। अब देखिए जो आजाद हिंद फौज है उसमें उत्तराखंड का भी बड़ा योगदान रहा। आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड से लगभग 12% फौजी थे, 2500 सैनिक थे लगभग। कितने सैनिक थे, 2500 सैनिक थे आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड से। देखिए अब कौन कौन, कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं बोलूं, जैसे इसमें एक नाम था चंद्रसिंह नेगी जी जो थे हमारे, ये सिंगापुर में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कमांडर, ठीक है, ये इनको कमांडर बनाया गया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग में। ऐसे दूसरा नाम मैं बोलूं, मेजर देव सिंह दानू जी का जो दिया गया था उसमें डिपार्टमेंट, वो था आपका पर्सनल एजुडेंट थे। ये किसके, अंगरक्षक। एजुडेंट का मतलब होता है आपका अंगरक्षक, ठीक है। ये आपके सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल अंगरक्षक थे। ऐसे बात करें, आपका कई बार पूछता है पितृशरण रतोड़ी,
तो पितृसरण रतोड़ी जी जो थे, इनका जो वहां पे डेजिग्नेशन था आजाद हिंद फौज के पहली बटालियन के, फर्स्ट जो बटालियन थी, फर्स्ट बटालियन के क्या थे, कमांडर थे, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट बटालियन के कमांडर। ऐसे अगला नाम था भैया आपका मेजर पदम सिंह, मेजर पदम सिंह। तो मेजर पदम सिंह क्या थे, तीसरी बटालियन के कमांडर थे, ठीक है, तीसरी बटालियन के कमांडर। ऐसे एक नाम है कैप्टन बुद्धि सिंह रावत, कैप्टन बुद्धि सिंह रावत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट याद रख लेना, एग्जाम में पूछता है सीधे। ये सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल असिस्टेंट थे, निजी सहायक थे। क्लियर हो गया। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के जो कमांडर रतोड़ी जी हैं, 1944 में बर्मा कैंपेन में उन्होंने शौर्य दिखाया, इनको सरदार ए जंग की उपाधि भी मिली, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुत्र सरण रतोड़ी जी को सरदार ए जंग की उपाधि भी दी गई थी, बर्मा अभियान जो इन्होंने दिखाया था। ओके, देखिए 21 सितंबर को, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण डेट है, 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 1942 को गढ़वाल राइफल्स की 2/18 जो थी और 5/18 जो थी, यहाँ के जो सैनिक थे वो किसमें शामिल हो गए, आजाद हिंद फौज में, आजाद हिंद फौज में, ठीक है। 2/18 में ही उत्तराखंड के वीर नायक भी थे चंद्र सिंह भंडारी, जिनको बाद में गढ़वाली बोला गया, वो भी 2/18 में ही फौजी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन दो बटालियनों में 2500 सैनिक थे, 2/18 और 5/18 में, तो कुल मिला के 2500 सैनिक, यानी कि 2500 सैनिकों ने आपका भाग लिया था आजाद हिंद फौज में, और इसमें से 800 सैनिक शहीद भी हुए थे, ठीक है, 800 सैनिक क्या हुए यहाँ पे, शहीद हो गए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड का जो योगदान रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, इसमें केवल हम स्वाधीनता आंदोलन को ऐड कर रहे हैं, बाकी इसमें जो अन्य आंदोलन हुए थे, जैसे टिहरी में उस समय आंदोलन हुए, उत्तराखंड में कुछ वन आंदोलन हुए, ठीक है, इनको मैं अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो किसी और टॉपिक में देखेंगे। इसमें केवल स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहीं पे जो मेन मेन पॉइंट थे मैंने आपका कवर करा दिए, और इसमें देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें देखेंगे उत्तराखंड की पत्रकारिता, यानी कि कैसे पत्रकारिता का भी योगदान रहा इस दौरान, और पत्रकारिता ने क्या क्या काम उत्तराखंड में किए थे, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट इसमें रह जाता है, देखिए उत्तराखंड में कुछ मिशनरीज का भी आगमन हुआ। मिशनरीज, मिशनरीज का मतलब होता है ईसाई धर्म के प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक आए थे उसमें, ठीक है। अब ये ईसाई धर्म के प्रचारक कौन कौन थे थोड़ा देख लो भाई। सबसे पहले आपका आता है रेवरेंड बर्डन, रेवरेंड बर्डन, रेवरेंड बर्डन जो है आपका, ये बीमार होने की वजह से अल्मोड़ा आता है। 1850 में क्या करता है, ये अल्मोड़ा आता है और यहाँ पे फिर ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार में लग जाता है, क्योंकि इसको पोषित करता है हेनरी रैमजे। तो रैमजे तो चाहता ही था कि पूरा कुमाऊं ईसाई बन जाए, ठीक है। और ऐसे ही सन 1910 में हम देखते हैं तो दुगड्डा में एक मिशन स्कूल स्थापित हुआ। जहां पर भी मिशन स्कूल आएगा तो समझ लो ईसाई प्रचारकों ने वो स्कूल बनाया था, ताकि शिक्षा के साथ साथ यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया जा सके। ऐसे 1926 में चोपड़ा में जुबली चर्च स्थापित होती है, ठीक है। गढ़वाल में ईसाई धर्म को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, क्वेश्चन बनता है। तो गढ़वाल में ईसाई धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति, ईसाई धर्म किसने अपनाया था, पहला व्यक्ति था, इसका नाम था आपका खयाली ओग, खयाली ओग। ओग मतलब ये शिल्पकार था, मतलब मिस्त्री का काम करता था ये, ठीक है। तो खयाली ओग जो था इसने 1867 में ईसाई धर्म को यहाँ पे अपनाया, और ईसाइयों ने इसको नाम दे दिया फिर क्या, साइमन पीटर। खयाली बन गया भैया साइमन पीटर। आफ्टर दैट वो बोलने लगा पब्लिक से, डोंट कॉल मी खयाली ओग, आई एम साइमन पीटर। ओके, तो ये थी पूरी कहानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाद में देखिए अगर क्वेश्चन बनता है, साइमन पीटर तो जो था आपका शिल्पकार वर्ग से था। अब देखिए भाई आपका जो शिल्पकार लोग थे उनके साथ काफी भेदभाव हो रहा था समाज में, है ना, समझिए इस चीज को। शिल्पकार समुदाय के साथ एक तो बहुत बड़ा भेदभाव उस समय किया जा रहा था उच्चगत जातियों के द्वारा। उसके अलावा शिल्पकार समुदाय को हमेशा समाज में नीचे दबा के रखा गया, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। तो ब्रिटिशर्स जो ये हमारे आए उसमें ईसाई प्रचारक, इन्होंने बोला जैसे आप हमारा धर्म बनाओगे, एक्सेप्ट करोगे या आप ईसाई बनोगे तो आपको हमारी तरफ से लैंड भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से शिल्पकार समुदाय के लोगों के पास उसमें अपनी खुद की जमीन भी नहीं थी, वो आपका कैनी के रूप में दूसरे खेतों में काम करते थे। तो इन्होंने बोला हम आपको जमीन भी देंगे, आपका नाम चेंज हो जाएगा, समाज में भी आप एक अलग धर्म के हो जाएंगे, तो आप पे जो एक हिसाब से जो आपसे भेदभाव हो रहा है, आप पे छुआछूत वगैरह की जो चीजें हो रही है वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारे शिल्पकार वर्ग के बहुत से, एक बड़ी आबादी ने उस समय बोला जाता है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में ईसाई धर्म को ज्वाइन किया था। और मैं भाई इसके खिलाफ नहीं हूं,
इंसान का देखिए सबसे बड़ा मजहब होता है अपना जीवन और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से अपने को और अपने परिवार को बचाना, है नहीं? तो सबसे पहले तो इंसानियत का मजहब है। अब यार भाई भेदभाव हो रहा है, सब चीजें हो रहा है, गरीबी है, सब चीज है, सबसे पहले खाना है, पहले आत्मा फिर परमात्मा। तो ये चीजें उसमें हुई, लेकिन आजकल जो है थोड़ा फिर भी समझदार है आज की कम्युनिटी, तो ये चीजें कम हो गई हैं अब, ठीक है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सवर्णों में, सवर्ण यानी कि उच्च जाति में, सवर्ण जाति में पहला व्यक्ति कौन था जो कि ईसाई बना? तो इनका नाम था केशवानंद ममगाई। केशवानंद ममगाई, ठीक है। ये आपके पहले ऐसे सवर्ण थे जो आपका ईसाई बने थे, ठीक है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आप याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता। यहीं पे सेशन समाप्त करता हूं दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।